नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में। इसका मतलब है वो रेशे जो हमें पौधों से मिलते हैं और जिनका इस्तेमाल सर्जिकल ड्रेसिंग में होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सर्जिकल ड्रेसिंग होती क्या है। पहला पॉइंट है, द वर्ड सर्जिकल ड्रेसिंग इज यूज्ड टू इंक्लूड ऑल द मटेरियल्स ईदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन टू कवर द वुंड। इसका मतलब ये हुआ कि सर्जिकल ड्रेसिंग शब्द में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिन्हें या तो अकेले या फिर किसी और चीज के साथ मिलाकर घाव को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रेसिंग इज टू प्रोटेक्ट द वुंड एंड फेवर इट्स प्रॉपर हीलिंग। आसान शब्दों में कहें तो ड्रेसिंग लगाने का मकसद होता है घाव की सुरक्षा करना और उसे जल्दी ठीक होने में मदद करना। तो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, यानी सर्जिकल ड्रेसिंग्स के काम क्या क्या है। इसके दो मुख्य काम बताए गए हैं। पहला है टू रिड्यूस माइक्रोबियल कॉन्टैक्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि ड्रेसिंग घाव को माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे कीटाणुओं जैसे बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आने से बचाती है। इससे क्या होता है, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और दूसरा काम है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हीलिंग द टिश्यू, यानी ये घाव वाली जगह को एक तरह का सहारा देती है ताकि वो हिले डुले नहीं और बाहरी चोट से बची रहे। इससे टिश्यू यानी ऊतकों को ठीक होने में काफी मदद मिलती है। चलिए अब हम सर्जिकल ड्रेसिंग का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देखते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ए फाइबर्स, जिसका मतलब होता है रेशे। इसमें भी 2 तरह के होते हैं। पहला नॉन मेडिकेटेड फाइबर्स जैसे कि एब्जॉर्बेंट कॉटन, वुल, सिल्क एट्सेट्रा। ये वो रेशे हैं जिनमें कोई दवा नहीं होती। दूसरा है मेडिकेटेड फाइबर्स, जिसका एक उदाहरण है कैप्सिकम वुल। इसमें दवा मिली होती है। दूसरी कैटेगरी है बी फैब्रिक, मतलब कपड़ा। तीसरी है सी बैंडेजेस यानी पट्टियां। और चौथी है डी रबर एंड ऑयल इम्प्रेग्नेटेड मटेरियल्स, यानी ऐसी सामग्री जिसमें रबर या तेल मिला हो। अच्छा, इन्हें याद रखने के लिए एक निमोनिक भी है, फॉर फास्ट बैंडेजिंग रिस्पॉन्स। यहाँ एफ का मतलब है फाइबर्स, दूसरे एफ का मतलब है फैब्रिक, बी से है बैंडेजेस और आर से है रबर। ये याद रखने में काफी मदद करेगा। तो चलिए अब एक एक करके फाइबर्स के बारे में जानते हैं और शुरुआत हम करेंगे कॉटन से यानी कपास से। सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देखते हैं, मतलब इसके और क्या क्या नाम हैं। ये हैं कॉटन वूल, सर्जिकल कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन और प्यूरिफाइड कॉटन। अब बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, यानी ये हमें मिलता कहाँ से है। Cotton consists of the epidermal trichomes or hairs of the seed of cultivated plant Gossypium herbaceum and other Gossypium species. सरल भाषा में कपास हमें गॉसिपियम नाम के पौधे के बीज के ऊपर उगने वाले रेशों या बालों से मिलता है। इन्हीं बालों को एपिडर्मल ट्राइकोम कहा जाता है। इसकी फैमिली है मालवेजी। और अब इसका जियोग्राफिकल सोर्स, यानी ये दुनिया में कहाँ-कहाँ उगता है। कॉटन इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली इन यूएसए, इजिप्ट एंड इंडिया। मतलब कि इसका व्यावसायिक उत्पादन अमेरिका, मिस्र और भारत में बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के भी कई हिस्सों में इसकी खेती होती है। इस फ्लोचार्ट में हम कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉटन यानी कपास की खेती और उसे इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है प्लांट फ्लावर्स एंड बेयर्स फ्रूट्स, मतलब पौधे पर पहले फूल खिलते हैं और फिर फल लगते हैं, जिन्हें कैप्सूल या बॉल्स भी कहते हैं। इसके बाद अगला कदम है बॉल्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड। इन बॉल्स को पौधों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। फिर क्या होता है, टेकन टू जिनिंग प्रेस। इन सूखे बॉल्स को जिनिंग प्रेस में ले जाया जाता है, जिसे हम ओटाई मशीन भी कहते हैं। इस मशीन में ट्राइकोम्स यानी हेयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड, यानी बीज के ऊपर जो रेशे लगे होते हैं उन्हें बीज से अलग कर दिया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो छोटे रेशे होते हैं जिन्हें लिंटर्स कहते हैं, उनसे एब्जॉर्बेंट कॉटन बनता है और जो लंबे वाले रेशे होते हैं वो कपड़ा बनाने के काम आते हैं। अब बात करते हैं कपास के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी इसमें कौन कौन से रसायन होते हैं। रॉ कॉटन कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ सेल्यूलोज, 7 to 8% ऑफ मॉइस्चर, वैक्स, फैट एंड रिमेन्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब है कि जो कच्चा कपास होता है उसमें लगभग 90% सेल्यूलोज, 7 से 8% नमी, थोड़ा मोम, वसा और प्रोटोप्लाज्म के अवशेष होते हैं। वहीं प्यूरिफाइड कॉटन इज एंटायरली सेल्यूलोज विद 6 to 7% ऑफ मॉइस्चर, यानी जब कपास को शुद्ध कर लिया जाता है तो उसमें सिर्फ सेल्यूलोज ही बचता है और साथ में 6 से 7% नमी होती है। चलिए अब इसके केमिकल टेस्ट्स देखते हैं जिनसे इसकी पहचान की जाती है।
पहला टेस्ट, कॉटन इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड HCl. इट इज सॉल्युबल इन 66% ऑफ H2SO4. मतलब कपास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हल्के घोल में नहीं घुलता, लेकिन 66% सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है। दूसरा टेस्ट, विद आयोडीनेटेड ZnCl सॉल्यूशन इट बिकम्स वायलेट कलर्ड, यानी जब इसे आयोडीन वाले जिंक क्लोराइड के घोल में डालते हैं तो इसका रंग बैंगनी हो जाता है। और तीसरा टेस्ट, 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल इन 10 ml ऑफ जिंक क्लोराइड व्हेन हीटेड एट 40 डिग्रीज सेल्सियस द फाइबर्स डू नॉट डिसॉल्व। इसका मतलब है कि अगर हम 0.1 ग्राम सैंपल को 10 ml जिंक क्लोराइड में डालकर 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो भी इसके रेशे नहीं घुलते हैं। अच्छा, अब हम कपास के यूजेस यानी इसके उपयोगों पर नजर डालते हैं। पहला उपयोग है कॉटन इज यूज्ड एज अ फिल्टरिंग मीडियम इन सर्जिकल ड्रेसिंग। इसका मतलब है कि सर्जिकल ड्रेसिंग में कपास को एक फिल्टर की तरह यानी छानने वाले माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा उपयोग है एब्जॉर्बेंट कॉटन एब्जॉर्ब्स ब्लड, म्यूकस, पस एंड प्रिवेंट्स वुंड्स फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। यानी जो एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है वो खून, बलगम, मवाद जैसी चीजों को सोख लेता है और ऐसा करके वो घाव को कीटाणुओं के इन्फेक्शन से बचाता है। और तीसरा उपयोग है इट इज ऑल्सो यूज एज एन इंसुलेटिंग मटीरियल। इसका मतलब हुआ कि कपास का इस्तेमाल इंसुलेटिंग सामग्री के तौर पर भी किया जाता है, जो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकने में मदद करता है। तो कपास के बाद चलिए अब हम अपने अगले फाइबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है सिल्क यानी कि रेशम। इसके सिनोनिम्स हैं फैब्रिक, सार्सेनेट, टेक्सटाइल। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। These are the fibers obtained from the cocoons of Bombyx mori and other species of Bombyx and also from Antherine species. इसका मतलब ये हुआ कि रेशम के जो रेशे हैं वो हमें Bombyx mori नाम के रेशम के कीड़े के कोकून से मिलते हैं। इसकी फैमिली है Bombycidae और इसका ऑर्डर है Lepidotara। अब देखते हैं इसका जियोग्राफिकल सोर्स। गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, इटली, चाइना एंड फ्रांस। मतलब अच्छी क्वालिटी का रेशम जापान, इटली, चीन और फ्रांस जैसे देशों में बनाया जाता है। Nowadays, silk is prepared in large quantity in India also। और आजकल भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर रेशम तैयार किया जा रहा है। ये फ्लो चार्ट हमें प्रेपरेशन ऑफ सिल्क यानी रेशम बनाने की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। तो देखिए, पहला कदम है लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस फाइब्रोइन फाइबर्स फ्रॉम ग्लैंड्स इन देयर माउथ। इसका मतलब यह है कि रेशम कीट का जो लार्वा होता है वो अपने मुंह की ग्रंथियों से फाइब्रोइन नाम का एक फाइबर निकालता है। दूसरा कदम, फाइब्रोइन यूनाइट्स विद अ गम लाइक सिक्रीशन सेरेसिन टू फॉर्म अ कोकोन। ये फाइब्रोइन एक गोंद जैसे पदार्थ जिसे सेरेसिन कहते हैं उसके साथ मिलकर अपने चारों तरफ एक कोकून बना लेता है। तीसरा कदम, कोकून्स आर हीटेड टू 60 to 80 डिग्री सेल्सियस बाय एक्सपोजिंग देम टू स्टीम इन ऑर्डर टू चेक द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। फिर इन कोकून्स को भाप में 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ताकि अंदर जो कीड़ा है वो मर जाए और उसका विकास रुक जाए। चौथा कदम, एक्सपोज्ड कोकून्स आर पुट इनटू हॉट वाटर। इन गर्म किए हुए कोकून को फिर गर्म पानी में डाल दिया जाता है। और आखिरी कदम है गम डिसॉल्व्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड। गर्म पानी में डालते ही जो सेरेसिन वाला गोंद होता है वो घुल जाता है और रेशम के रेशे आसानी से अलग हो जाते हैं। अब हम रेशम के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यानी इसके रासायनिक घटकों को समझते हैं। सिल्क कंटेन्स अ प्रोटीन नोन एज फाइब्रोइन। रेशम में फाइब्रोइन नाम का एक प्रोटीन होता है which on hydrolysis gives amino acid such as glycine and alanine। और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इससे ग्लाइसिन और एलेनिन जैसे अमीनो एसिड मिलते हैं। अब इसके यूजेस यानी उपयोग देखते हैं। इट इज सॉफ्ट, स्मूथ, लस्ट्रस एंड इज नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। इसका मतलब है कि रेशम बहुत ही नरम, चिकना और चमकदार होता है और इन्हीं खूबियों की वजह से इसे कपड़ों की रानी भी कहा जाता है। क्रूड सिल्क इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ शर्ट्स, सूट्स, टाई फैब्रिक्स एटसेट्रा। कच्चे रेशम का इस्तेमाल शर्ट, सूट और टाई जैसे कपड़े बनाने में किया जाता है। अब हैं स्टोरेज कंडीशंस यानी इसे संभाल कर कैसे रखना है। इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस। इसे हमेशा ठंडी जगह पर रखना चाहिए। ऑन एक्सपोजर टू लाइट इट्स कलर गेट्स डार्कर एंड ब्लीचिंग रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये ज्यादा रोशनी में रहे तो इसका रंग गहरा हो जाता है और ब्लीच करने पर इसकी मजबूती कम हो जाती है। हमारा अगला नेचुरल फाइबर है वूल यानी ऊन। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लीस, कोट, वुलन हेयर। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, ओविस एरीज। यानी ऊन के रेशे हमें भेड़, जिसका वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है, उसके बालों से मिलते हैं। इसकी फैमिली है बोवेडे और ऑर्डर है अंकुलाटा। अब इसका जियोग्राफिकल सोर्स देखते हैं।
It is produced in large quantities in Australia, Russia, Argentina, USA and also in India. इसका मतलब है कि ऊन का उत्पादन बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया, रूस, अर्जेंटीना, अमेरिका और भारत में होता है। अब हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ वूल यानी ऊन को तैयार कैसे किया जाता है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, हेयर्स ऑफ शीप आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ शेयरिंग, मतलब शेयरिंग के मौसम में भेड़ के शरीर से बाल उतारे जाते हैं। दूसरा, इट इज देन प्रोसेस्ड टू रिमूव वूल फैट एंड डर्ट। इसके बाद इन बालों को प्रोसेस किया जाता है ताकि उनमें से ऊन की चर्बी और गंदगी निकल जाए। और तीसरा, द क्लीन वूल इज ब्लीच्ड, वॉश्ड एंड ड्राइड। फिर इस साफ ऊन को ब्लीच करके, धोकर और सुखा लिया जाता है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। वूल कंटेन्स मेनली अ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन नोन एज केराटिन। ऊन में मुख्य रूप से केराटिन नाम का प्रोटीन होता है जिसमें सल्फर भी मौजूद होता है। इट इज रिच इन सिस्टीन अमीनो एसिड। इसमें सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब इसका केमिकल टेस्ट देखते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस H2SO4 इक्वल्स डीप ग्रीन कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कि अगर हम 0.5 ग्राम सैंपल लेकर उसमें क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालें तो गहरे हरे रंग का घोल बनता है। ये रंग बताता है कि ऊन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। अब देखते हैं ऊन के यूजेस यानी इसके क्या क्या उपयोग हैं। पहला उपयोग है इट इज यूज्ड एज अ वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस। इसका मतलब है कि इसे पानी सोखने वाले मरहम यानी ऑइंटमेंट का बेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा उपयोग है इट इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन वाटर सॉल्युबल क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स। यानी ये पानी में घुलने वाली क्रीम और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाला एक आम घटक है। और तीसरा, जो हम सब जानते हैं, इट इज वाइडली यूज्ड इन विंटर क्लोथ्स प्रिपरेशन लाइक स्वेटर्स, विंटर कोट्स, कैप्स एटसेट्रा। इसका मतलब है कि इसका सबसे ज्यादा उपयोग सर्दियों के कपड़े जैसे कि स्वेटर, कोट और टोपी बनाने में होता है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी फाइबर देखे वो सब प्राकृतिक थे। अब हम एक नई कैटेगरी की बात करेंगे, रीजेनरेटेड फाइबर्स। तो ये क्या होते हैं? Regenerated fibers are made from the cellulosic parts of plants by dissolving them in chemicals. इसका मतलब है कि रीजेनरेटेड फाइबर पौधों के सेलुलोज वाले हिस्सों को कुछ केमिकल्स में घोलकर फिर से एक नए फाइबर के रूप में बनाया जाता है। They are partially natural and partially synthetic because a chemical is required for extracting these fibers. इन्हें हम आधा प्राकृतिक और आधा सिंथेटिक कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका स्रोत तो प्राकृतिक है यानी पौधे, लेकिन इन्हें बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेयॉन। इसके सिनोनिम्स हैं रीजेनरेटेड सेलुलोज और विस्कोस रेयॉन। चलिए अब रेयॉन का सोर्स एंड प्रिपरेशन समझते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विस्कोस प्रोसेस। ये एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल फाइबर है जिसे विस्कोस प्रोसेस से बनाया जाता है। इट यूजेस वुड पल्प फ्रॉम कॉनिफेरस ट्रीज कंटेनिंग 80-90% ऑफ सेलुलोज। इसके लिए शंकुधारी पेड़ों जैसे चीड़ की लकड़ी का पल्प इस्तेमाल होता है जिसमें 80-90% तक सेलुलोज होता है। अब प्रोसेस क्या है? The cellulose is first treated with sodium hydroxide, then with carbon disulfide and sodium hydroxide to form a viscous solution. सबसे पहले इस सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, फिर कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर एक गाढ़ा चिपचिपा घोल बनाया जाता है। The solution is passed through fine nozzles into a solution of sodium sulfate and sulfuric acid to form continuous filaments. फिर इस घोल को पतले पतले नोजल से निकालकर सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के एक दूसरे घोल में डाला जाता है। इससे लंबे लंबे धागे यानी फिलामेंट्स बन जाते हैं। द फिलामेंट्स आर वॉश्ड, ब्लीच्ड एंड ड्राइड। इसके बाद इन धागों को धोया जाता है, ब्लीच किया जाता है और सुखा लिया जाता है। इट कंटेन्स अबाउट 10% ऑफ मॉइस्चर एंड डजंट लूज इट्स एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी लाइक कॉटन। इसमें करीब 10% नमी होती है और कपास की तरह ये अपनी सोखने की क्षमता नहीं खोता है। अब देखते हैं रेयॉन के यूजेस। इट इज मेनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड प्रिपरेशन ऑफ विस्कोस रेयॉन एब्जॉर्बेंट वूल। इसका मुख्य इस्तेमाल कपड़े बनाने, सर्जिकल ड्रेसिंग तैयार करने और विस्कोस रेयॉन एब्जॉर्बेंट वूल बनाने में होता है। तो फाइबर्स की बात यहीं खत्म होती है। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी और नए टॉपिक पर आते हैं, जो है सूचर्स, जिसे हम आम भाषा में सर्जिकल टांके कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? These are the sterile threads, strings or strands, specially prepared for use in surgery, meant for sewing tissue together. इसका मतलब है कि सूचर्स खास तौर पर बनाए गए स्टेराइल यानी कीटाणु रहित धागे होते हैं
जिनका इस्तेमाल सर्जरी में टिश्यूज को एक साथ सिलने के लिए किया जाता है। एक अच्छे सूचर यानी टाँके में कुछ ज़रूरी गुण होने ही चाहिए। पहला, दे मस्ट बी स्टेराइल एंड शुड कॉज नो इरिटेशन। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से कीटाणु रहित होने चाहिए और उनसे त्वचा पर कोई जलन या खुजली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दे आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर वन ओकेजन ओनली। इसका मतलब है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, ये डिस्पोजेबल होते हैं। और तीसरा, इफ एब्जॉर्बेबल द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन मस्ट बी नोन। इसका मतलब ये है कि अगर टाँके घुलने वाले हैं तो ये पता होना चाहिए कि वो शरीर के अंदर कितने समय में घुल जाएंगे। मटीरियल्स यूज्ड फॉर देयर प्रिपरेशन में बी एनिमल टिश्यू, प्लांट फाइबर्स, सिंथेटिक थ्रेड्स और मेटालिक वायर्स। इन्हें बनाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे जानवरों के टिश्यू, पौधों के रेशे, सिंथेटिक धागे या फिर धातु के तार। सूचर्स को मुख्य रूप से उनके घुलने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन के हिसाब से ये दो तरह के होते हैं। पहला, एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ये वो टाँके हैं जो शरीर में अपने आप घुल जाते हैं। और दूसरा, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ये वो हैं जो घुलते नहीं हैं और जिन्हें बाद में निकालना पड़ता है। अब हम एक खास तरह के सूचर की बात करते हैं, जिसका नाम है सर्जिकल कैटकट। इट इज़ अ टाइप ऑफ थ्रेड दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल। ये एक ऐसा धागा है जो मवेशियों जैसे भेड़ या बकरी की आंत में मिलने वाले प्राकृतिक रेशों से बनाया जाता है। The sutures are coated with chromium salt in order to resist the body enzymes and slow down the process of absorption. They are called chromic catgut sutures. इन धागों पर क्रोमियम सॉल्ट की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि ये शरीर के एंजाइमों से जल्दी न घुलें और इनके घुलने की प्रक्रिया धीमी हो जाए। इन्हें chromic catgut sutures कहा जाता है। Nowadays, catgut is replaced by synthetic absorbable polymers like Vicryl and polydioxanone. आजकल catgut की जगह सिंथेटिक घुलनशील पॉलीमर्स ने ले ली हैं, जैसे कि Vicryl और polydioxanone। एक आइडियल सूचर यानी एक आदर्श टाँके में और क्या-क्या खूबियां होनी चाहिए? शुड बी ईजिली डिग्रेडेड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब इसे शरीर के प्रोटियोलिटिक एंजाइम द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकना चाहिए। ईजिली एब्जॉर्बेबल बाय द बॉडी, शरीर इसे आसानी से सोख ले। शुड नॉट कॉज एनी इरिटेशन और एलर्जी, इससे किसी भी तरह की जलन या एलर्जी नहीं होनी चाहिए। डज नॉट रिएक्ट विद द बॉडी केमिकल्स, ये शरीर के अंदर मौजूद रसायनों से कोई रिएक्शन ना करे। मेंटेन्स इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टिल द टिश्यू इज हील्ड, और सबसे जरूरी, जब तक घाव भर ना जाए तब तक इसकी मजबूती बनी रहनी चाहिए। अब इसके यूजेस देखते हैं। कैटगट सूचर्स आर यूज्ड इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल इंजरी टू स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग। कैटगट टाँकों का इस्तेमाल किसी भी दुर्घटना के समय ज्यादा खून बहने से रोकने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक टिश्यू रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इन कैंसर सर्जरी। इसके अलावा इसका उपयोग टिश्यू रिप्लेसमेंट, बच्चे के जन्म के दौरान और कैंसर सर्जरी जैसी दूसरी सर्जिकल प्रक्रियाओं में भी होता है। और आखिर में हम बात करेंगे लिगेचर्स की। तो ये क्या होते हैं? Ligatures are specially prepared and sterilized threads which are used without a needle for tying blood vessels and other tissue together. देखिए, ligatures भी खास तौर पर तैयार किए गए स्टेराइल धागे ही होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बिना सुई के खून की नसों यानी ब्लड वेसल्स और दूसरे टिश्यूज को एक साथ बांधने के लिए किया जाता है। तो सूचर और लिगेचर में यही सबसे बड़ा फर्क है। सूचर सिलने के लिए इस्तेमाल होता है और लिगेचर बांधने के लिए। इसका एक उदाहरण है स्टेनलेस स्टील लिगेचर्स, जिनका उपयोग फॉर स्ट्रेटनिंग एंड लेवलिंग द टीथ यानी दांतों को सीधा करने और एक लाइन में लाने के लिए डेंटिस्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कपास के एक छोटे से रेशे से लेकर लैब में बने सिंथेटिक पॉलीमर तक ये सभी चीजें आज की मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यह सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि आने वाले समय में विज्ञान हमें और कौन से नए मटेरियल्स देगा जो इलाज की प्रक्रिया को और भी बेहतर और आसान बना देंगे।